Good morning to all. I'm SK Srivastav from the Best English Classes. I think, as we all know, this is the 6th lecture of spoken English, and in this lecture we will discuss about the verb of to be. Okay, before starting the class, I want to say something to you. If you have visited over here at first time, then please subscribe my channel and hit the bell icon to get all kinds of notification. Okay, now without any further delay, let's start the class. Okay, तो आज के क्लास में हम काम करने वाले हैं किसके बारे में? वर्ब ऑफ टू बी के बारे में. आइए बात करते हैं. ये रहा हमारा वर्ब ऑफ टू बी. मैंने यहाँ कायदे से क्या लिखा? वर्ब ऑफ टू बी, VERB, वर्ब ऑफ टू बी. ठीक है, थोड़ा सा पहले इसके बारे में जान लेते हैं. ऐसा मुझे लग रहा है कि इसको आप अच्छे से देख पा रहे होइएगा, और इसके बाद इस कहानी को लेके आगे आते हैं. बच्चा भी पढ़ा, हाँ अभी लाइव है, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद करते हैं बात. ठीक है क्या? चलिए, तो मैंने यहाँ क्या देखा बच्चा? हमने यहाँ देखा क्या? वर्ब ऑफ टू बी के बारे में बात करने वाले हैं. तो यहाँ मैंने लिखा क्या? फर्स्ट फॉर्म. ये हो गया हमारा सेकंड फॉर्म, थर्ड हो गया, ये हमारा फोर्थ है, और ये हमारा फिफ्थ है. कायदे से मैंने इसे क्या कहा? कॉल कट गया क्या? हेलो, हाँ अभी लाइव है, वीडियो बना रहे हैं, तो हम पढ़ाने के बाद करेंगे बात. ठीक है, चलिए. ये रहा हमारा क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, और यहाँ मैंने लिखा बीन. ये हमारा हो गया बीइंग, BEING, और इससे मैंने कायदे से क्या कहा? वर्ब का लास्ट फॉर्म इज. आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म को आप कायदे से बोलते हो प्रेजेंट, और इसे आप बोलते हो क्या? पास्ट, और इसके बाद आप इसे बोलते हो क्या? परफेक्ट, और आप इसे बोलते हो कंटिन्यूअस. और कायदे से अगर बात करें तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? अच्छा एक मिनट, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट ही बोलते हैं. आइए कहानी को लेके आगे आते हैं, और इसके बाद जो होगा देखा जाएगा. तो आपने यहाँ सबसे पहले देखने की कोशिश ये किया, चूंकि आपको पढ़ना क्या है? वर्ब जो टू बी आपका होता है उसके फॉर्म के बारे में पढ़ना है. वर्ब ऑफ टू बी अगर आपको समझ में आ जाता है तो जितने भी सिंपल सेंटेंसेज है आप उसको आसानी से बना पाएंगे. ठीक है, तो आपने यहाँ क्या लिखा टू बी के बारे में? ये रहा आपका इसका फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म है, ये थर्ड है, ये आपका फोर्थ है, और इसे आपने कहा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म. ठीक है, इसमें हमारा क्या आता है? इसमें हमारा आता है भाईजान, इसको बोलते हैं एम और आर. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, वॉज वर, इसे बोलते हैं सेकेंड फॉर्म पास्ट. थर्ड फॉर्म इसे बोलते हैं बीन, परफेक्ट. वर्ब का फोर्थ फॉर्म बीइंग, इसे बोलते हैं क्या? कंटिन्यूअस. और ये हमारा क्या रहा? वर्ब का लास्ट फॉर्म, ये इज है, इसे कायदे से आप क्या बोलते हैं? प्रेजेंट. आई बात समझ में? अब आइए इस कहानी को लेके आगे आते हैं. अब सबसे पहले आपको जानना होगा किसके बारे में? हम तो अब बात करने वाले हैं भाई साहब आपसे एकदम बिल्कुल बेसिक से, एकदम आराम से काम करने वाले. देखिए ध्यान से, ये रहा आपका कहानी वर्ब ऑफ टू बी. तो आप काम पहले कहाँ करेंगे? इज, एम और आर के साथ. और आपने अभी देखा कायदे से कि जो आपका एम और आर है ये क्या है? आपका फर्स्ट फॉर्म है. और जो आपका इज है ये आपका क्या है? आपका जो इज है इसको आपने कायदे से क्या कहा? फिफ्थ फॉर्म कहा आपने, पांचवा रूप कहा आपने इसको. और आपको पता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को और फिफ्थ फॉर्म को, मतलब जो आपका क्रिया का और वर्ब का जो पहला रूप है और पांचवा रूप है, दोनों को आप कायदे से बोलते हो प्रेजेंट. मेरा मानना है इतनी समझ तो आपके पास होगी ही. तो हम पहले बात करेंगे प्रेजेंट में ही, इसके बाद बात करेंगे पास्ट में, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इन फ्यूचर. तब हम बात करेंगे फ्यूचर में. ठीक है, आइए कहानी को लेकर आगे आते हैं, देखते हैं हमारा कहानी क्या होने वाला है. सो अब सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपने यहाँ पर जो स्ट्रक्चर लिखा है ये क्या हो गया भाई साहब? ये मिटाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी हमको. हाँ, तो सबसे पहले आपने यहाँ जो लिखा है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा कहना अपने आप में बदतमीजी होगा, ये गलत हो जाएगा.
सेंटेंस में जब एक्शन वर्ब आता है और एक्शन को कोई रिसीव करता है तब उसे हम बोलते हैं रिसीवर ऑफ एन एक्शन, और एक्शन को रिसीव करने वाले को ही हम बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट। आइए बात समझ में, केवल हैज और हैव वाले कंडीशन को छोड़ करके, हालांकि हम इस बारे में बात करेंगे बाद में। फिलहाल आप यहाँ देखिए, अगर आप ऐसे लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस ये इज, एम, आर और इसके बाद यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तो मेरे हिसाब से ये गलत हो जाएगा। आई बात समझ में। इस ऑब्जेक्ट के जगह पे लिखना होगा आपको क्या, कॉम्प्लीमेंट। इसके जगह पे लिखना होगा क्या आपको, कॉम्प्लीमेंट। अब आपको सबसे पहले जानना होगा, कायदे से आपको जानना होगा कि कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होता है, ठीक है। एंड देन वी विल ट्राई टू मेक द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर, और इसके बाद हम कोशिश करेंगे स्ट्रक्चर बनाने का, वाक्य बनाने का इस स्ट्रक्चर की मदद से, ठीक है। तो आगे की कहानी में बात करते हैं। सबसे पहले आपको जानना होगा थोड़ा सा इस कॉम्प्लीमेंट के बारे में। बच्चा पार्टी, कॉम्प्लीमेंट का हिंदी पूरक होता है, इसका हिंदी क्या होता है, पूरक होता है। लेकिन हम चाहेंगे कि एक छोटा सा बात आपको फिर से बताएं। एक कॉम्प्लीमेंट का स्पेलिंग ये भी होता है COMPLIMENT। यहाँ पे आपका एम के बाद ई है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे आपका COMPLI कॉम्प्लीमेंट एक ये होता है, एक कॉम्प्लीमेंट हमारा ये होता है और एक हमारा ये होता है। तो इसका मतलब होता है पूरक, और इसका मतलब होता है कि जैसे आपने अच्छा कपड़ा पहना है या यूट्यूब पे या फेसबुक पे आपने अगर किसी वीडियो को अपलोड किया, या किसी आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप अपना पिक वगैरह जो है अपलोड करते हैं, तो वहाँ पे कोई आपके बारे में क्या बोलता है, ऑसम या गॉर्जियस या वेरी नाइस। तो ये सब अपने आप में क्या, कॉम्प्लीमेंट है। तो उसके लिए हम इस स्पेलिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको हम जो बोल रहे हैं वो हमारा ये होगा, और इसका हिंदी होता है पूरक, ठीक है। अब इस पूरक का मतलब क्या होता है बच्चों, इस पूरक का मतलब होता है, हम चाह रहे हैं कि इस बात को पढ़ाने से पहले एक छोटा सा बात आपको और कहें हम। इसी कॉम्प्लीमेंट से बना हुआ एक वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और आपके मैथ वाले सर आपको पढ़ाए होंगे कि जब दो कोनों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है, व्हेन द सम ऑफ, मतलब कि जब जोड़, व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स, जब दो कोनों का जोड़ जो है 90 डिग्री के बराबर होता है, इक्वल टू 90 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो वहाँ पर भी जैसे मान लीजिए ये आपका 60 है, तो इसका पूरक क्या होगा, इसका पूरक होगा आपका 30, तब दोनों मिल के क्या बनेगा आपका 90। कोई बोलेगा इसका पूरक क्या होगा, तो इसका होगा क्या 10। कोई बोलेगा इसका पूरक क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे 20। तो ऐसा पढ़ाए होंगे आपको मैथ वाले सर। आई बात समझ में। अब जो आप यहाँ बात कर रहे हैं, जो आप यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर आपसे बात करें इस कॉम्प्लीमेंट के बारे में, तो थोड़ा सा आप जान लीजिए कि ये कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होता है। इसके बाद हम कहानी को लेके आगे आ जाएंगे। चलिए पहले चीज़ों को आप समझिए, समझेंगे तो दिक्कत नहीं होगा आपको। हाँ, समझने के लिए आप कहाँ चले गए, यहाँ चले गए, और आपने यहाँ कायदे से लिखने की कोशिश किया क्या, कॉम्प्लीमेंट। ये रहा आपका कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ हम थोड़ा सा काम करेंगे ताकि चीज़ें आपको समझ में आए अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ मैंने क्या लिखा, अब यहाँ मैंने लिखा अ कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT। अ कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स which comes जो आता है just after an intransitive verb, just after an intransitive verb, just after an intransitive verb, या an object of transitive verb। चलिए चीज़ों को समझिए। देखिए हमारा कहानी यहाँ क्या कहता है, आ जाओ कहानी पे आप।
हम इसको ऊपर ले गए और मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश आपको क्या किया वो देखिएगा। मैंने यहाँ आपको समझाने की कोशिश ये किया, हमने यहाँ पे लिखा है क्या, कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है पूरक। तो आपने यहाँ क्या लिखा है कि अ कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट मतलब ये कि कॉम्प्लीमेंट इज होता है अ वर्ड, यह एक शब्द होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स या शब्दों का समूह होता है, which जो कॉम्स आता है जस्ट आफ्टर तुरंत बाद, ये तुरंत बाद आता है एन इंट्रांजिटिव वर्ब, ये इंट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद आता है, या एन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, या ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद आता है। अब एक एग्जांपल देंगे, उस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ कायदे से क्या लिखा, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा आई एम और इसके बाद छोड़ दिए हम। तो आप मुझे बताइए इस आई एम से पता चलता है कि मैं क्या हूँ, हमको यहाँ कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो हमने एक बार क्या लिखा यहाँ पर, आई एम गुड, और मैंने एक बार यहाँ पर क्या लिखा, आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट मतलब मैं एक विद्यार्थी हूँ। चीज़ों को समझिएगा ध्यान से, ताकि दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होगा, और अगर नहीं समझेंगे तो आपको दिक्कत होगा। आपने यहाँ कायदे से क्या लिखा है, आपने यहाँ लिखा आई एम गुड, अब इसका मीनिंग क्या निकल गया, मैं अच्छा हूँ। और आपने यहाँ क्या लिखा है, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट मतलब मैं क्या हूँ, विद्यार्थी हूँ। अब इस सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करने के लिए, इस वाक्य के भाव को पूरा करने के लिए आपने यहाँ लिखा गुड, और गुड यहाँ पे है क्या, तो इस आई को क्वालिफाई कर रहा है। आई आपका अपने आप में क्या है, तो यह आपका अपने आप में प्रोनाउन है। और इस बात को आप जानते हैं कायदे से कि कोई भी वर्ड अगर नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है तो आप उसे कायदे से बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं ना, लिखते हैं एडजेक्टिव लेकिन पढ़ते क्या है, एडजेक्टिव। आई बात समझ में। अब आपने यहाँ क्या लिखा कि यहाँ का जो गुड है वह इस सेंटेंस के मीनिंग को पूरा कर रहा है, और यहाँ लिखा आपने आई एम अ स्टूडेंट। तो अगर इसमें से आपका ये और स्टूडेंट जो है ख़त्म हो जाएगा तो क्या इस आई एम का मतलब कुछ रहेगा, तो बिल्कुल भी क्या होगा, नहीं रहेगा। तो यहाँ जो आपका ये और स्टूडेंट है या यहाँ जो आपका गुड है ये आपका अपने आप में क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो जो आपके सेंटेंस का सेंस है पूरा क्या होगा, नहीं हो पाएगा। हमने एक सेंटेंस यहाँ पे और लिखा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यू आर अ टीचर, यू आर अ। अब मुझे कायदे से आप एक बात बताइए, इस आर के बाद हमारा क्या आ गया, अ टीचर। ये आर हमारा अपने आप में क्या है, वर्ब है, लेकिन ये एक्शन थोड़ी शो कर रहा है, इसके पास ऑब्जेक्ट थोड़ी है। तो जिस किसी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है आप उससे कायदे से क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमारा क्या आता है, जो वर्ड आता है, और वह वर्ड जो इस पूरे सेंटेंस के मीनिंग को पूरा कर देता है, तो इसी को बोलते हैं पूरक। और इसी पूरक को हम कायदे से क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉम्प्लीमेंट। और आपको यह भी पता है कि ये जो आपका कॉम्प्लीमेंट है, ये जो आपका पूरक है, ये कभी कभी एक वर्ड का होगा तो इसको आप बोलते हैं ए वर्ड, और कभी कभी क्या होगा, एक से ज़्यादा वर्ड के होता है तो आप इसे क्या बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आई बात समझ में। अब तो ये तो रहा आपका इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद, लेकिन अगर मैं यहीं पर लिखूँ एक सेंटेंस और, अगर मैं यहीं पे एक सेंटेंस और लिखूँ, मैंने क्या लिखा, दे नेम्ड हिम धोनी, DHONI। आई बात समझ में, उन लोगों ने नाम रखा उसका धोनी। अब अगर मैं आपसे कायदे से बात करूं कि ये दे हमारा अपने आप में क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ये तो हमारा अपने आप में सब्जेक्ट है। नेम्ड क्या है, वर्ब है, लेकिन इसके पास क्या लिखा हुआ, ही में लिखा हुआ है जो अपने आप में क्या, ऑब्जेक्ट है। और आपको तो पता है कि जिस किसी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जिस किसी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है, तो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो बिना ऑब्जेक्ट के भी अपने मीनिंग को करता है कंप्लीट, विदाउट
वो विदाउट एन ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के भी उसके पास उसका अपना मीनिंग होता है। लेकिन कुछ वर्ब ऐसा होता है जिसके पास अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो उसका सेंस अच्छा से मतलब पूरा कंप्लीट नहीं निकलता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि वह नाचता है, सीता रोती है, मैं सोता हूँ, तो इस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है और फिर भी इस सेंटेंस का जो सेंस है एकदम कंप्लीट है। लेकिन अगर मैं यहीं पे कहूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ते हैं, सीता खाती है, आप क्या करते हैं, आप तैयारी करते हैं, तो यहाँ पर आप तैयारी किस चीज़ का करते हैं, मैं क्या पढ़ाता हूँ, आप क्या पढ़ते हैं, सीता क्या खाती है। तो यहाँ पर अगर इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट अगर नहीं रहेगा ना, तो आप इतना समझ जाइए कि इसका जो कंप्लीट मीनिंग है वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं भी रहेगा तो अपने सेंस को पूरा करेगा, तो उसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो विदाउट एन ऑब्जेक्ट कांट गिव कंप्लीट सेंस, जो बिना वर्ब के बिना ऑब्जेक्ट के अपने सेंटेंस के सेंस को पूरा नहीं कर पाता है, उसे क्या कहते हैं, उसको आवश्यकता ऑब्जेक्ट को होबे करेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका वर्ब, और वर्ब के बाद आपने यहाँ क्या क्या मेंशन, ऑब्जेक्ट को। अब उन लोगों ने उसका नाम रखा, और अगर मैं इसको मिटा दूंगा, अगर मैं इसे क्या करूँगा, मिटा दूंगा, तो क्या पता चल पाएगा कि उन लोगों ने इसका नाम क्या रखा, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे इसका नाम रखा है तो आप पता चल गया, अब क्या हो गया, पता चल गया कि उसका नाम ध्वनि है। अब कोई बोलेगा कि ध्वनि ऑब्जेक्ट है, तो ऐसा कहना अपने आप में क्या होगा, बदतमीजी होगा। आई बात समझ में। जब आप एक्शन को रिसीव करते हैं तब आपको लोग बोलता है क्या कि आप रिसीवर है। व्हेन यू रिसीव एन एक्शन या रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, देन दैट कंडीशन यू विल से टू बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तब आपको कहा जाएगा कि आप जो है, या आप या कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ अगर किसी एक्शन के रिसीव को करता है, अगर किसी एक्शन के परिणाम को, किसी क्रिया के परिणाम को झेलता है, तो अब उससे आप क्या बोलते हो, ऑब्जेक्ट बोलते हो, केवल एक कंडीशन को छोड़ करके। जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई बात समझ में। इस कंडीशन में कोई काम तो नहीं हो रहा है, ये जो आपका हैव है ये दिखाता है किस चीज़ को, पोजीशन को, और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है अधिकार। समझे। तो ये हमारा अपने आप में होगा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, और इसे आपने क्या कहा, ऑब्जेक्ट कहा। ठीक है। लेकिन अगर कोई ये बोलेगा, अगर अगर कोई ये बोलेगा कि अगर कोई ये बोलेगा आई एम अ टीचर, और इसमें बोलेगा कि आई हमारा सब्जेक्ट है, एम हमारा वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऐसा कहना क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि जो आई है वही क्या है, टीचर है। अगर मैं यहाँ लिखूँगा कि मोहन इज अ स्टूडेंट, तो एक बात आपको कायदे से यहाँ समझना पड़ेगा, जो मोहन है वही कौन है, स्टूडेंट है। आई बात समझ में। तो एक ही वर्ड एक ही सेंटेंस के लिए एक ही बार में सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी कैसे बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और यह आया किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए आया। आपने इसको क्या कहा, सब्जेक्ट क्यों कहा, आपने इसे सब्जेक्ट क्यों कहा, क्योंकि यह हमारा आया कहाँ, क्योंकि यह हमारा कहाँ आया, इस इज के बाद आया। इज अपने आप में क्या है, वर्ब है। वर्ब से पहले अगर आता है कोई नाउन या प्रोनाउन, तो कायदे से इसे आप क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। और इसी सब्जेक्ट के लिए ये यूज हुआ है और स्टूडेंट, तो ये अपने आप में क्या है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। आई बात समझ में। ऐसा मेरा मानना है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी कायदे से। दिक्कत क्या होगा, आपको बिल्कुल नहीं होगा। और अगर मैं यहीं पर लिखूँगा, हमने यहाँ पर लिखा भी था कि यू नेम्ड हर सीता, कि आपने उसका नाम सीता रखा, तो ये सीता हमारा
गौर कीजिएगा, यू नेम्ड आपने रखा, यू हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नेम्ड अपने आप में क्या हो गया, वर्ब हो गया, उसका ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जो सीता ये किसके लिए आया, ये हर के लिए आया, ये हर हमारा क्या ऑब्जेक्टिव केस है, वर्ब के बाद आया, तो इससे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। आई बात समझ में। तो स्पोकन के रिगार्डिंग अगर कोई चीज़ ऐसी आएगी जिससे बताना ज़रूरी होगा, तो मेरी कोशिश होगी कि उन तमाम चीज़ों को साथ साथ लेके चले, कोशिश हमारी होगी, बाकी जैसे जैसे आपको टॉपिक आएगा वैसे काम करेंगे जी। ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब मुझे लगता है कि अब आप इन चीज़ों के बारे में जान चुके हैं। अब यहाँ पे लिखा आपने कायदे से क्या, अब आपने यहाँ क्या लिखा है, अब आपने यहाँ लिखा क्या कि सब्जेक्ट प्लस ये रहा आपका इज, ये रहा आपका एम, और ये रहा आपका आर। कायदे से बात करें तो एम तो आपका आता है आई के लिए, अरे बोलो ना, हाँ आता है ना, और ये जो आपका इज है ये आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। आपको पता है कि व्हेन द नेचर ऑफ गिवन सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन दैट कंडीशन यू हैव टू यूज इज, केवल इस स्ट्रक्चर के लिए। और अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट का नेचर होगा प्लूरल, तो आप क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब इस कहानी को लेकर आप आगे आ जाओ। ये हमारा आएगा जब सब्जेक्ट का नेचर कैसा होगा, प्लूरल, तब आएगा। अब कायदे से इस कहानी को लेकर आगे आते हैं। अब अगर हम कायदे से इन बातों को समझे तो आपको समझ में क्या आने वाला है वो देखिएगा। आप समझने वाले ये हैं कि ये जो हमारा ये सब्जेक्ट है, या ये जो हमारा इज है, ये एम है, ये हमारा आर है, इसके बाद हमारा क्या आएगा, आ सकता है कोई एडजेक्टिव आ सकता है, या आ सकता है कोई नाउन आ सकता है। इस बात को आप मानते कि नहीं मानते, इसके जगह पर, इस एडजेक्टिव के जगह पर कोई नाउन भी आ सकता है। आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि आई एम, क्या बोलते हो उसको, आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हैं, आई एम अ स्टूडेंट, या आई एम अ टीचर, या आई एम अ शॉपकीपर, या आई एम वॉट एवर यू आर, आप जो कुछ भी है, आई एम अ स्टूडेंट ये बोला आपने। तो आपको कायदे से ये बात पता है कि इस इज एम आर के बाद ये आपका आ सकता है क्या, स्टूडेंट, सॉरी, ये आपका अपने आप में नाउन हो गया, और इसे आपने कायदे से क्या कहा, एडजेक्टिव कहा, और यहाँ का एडजेक्टिव और यहाँ का स्टूडेंट अपने आप में है क्या, कॉम्प्लीमेंट है। अब अगर कोई पूछेगा आपसे कि व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग अ कॉम्प्लीमेंट, एक पूरक होने के लिए, एक कॉम्प्लीमेंट होने के लिए क्या होना जरूरी है, तो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट कुड बी एन एडजेक्टिव, या इट कुड बी एन, इट कुड बी ए नाउन ऑल्सो। यह एक कोई नाउन भी हो सकता है या कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है। आई बात समझ में। एडजेक्टिव होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाउन होगा तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि नाउन होगा तो क्या करना पड़ेगा। इन चीज़ों को आप समझिएगा। आपको तो पता है, इस बात को आप जानते हो कायदे से कि अगर नाउन होगा तो आपको पता है ना कि दुनिया का कोई भी नाउन आपके सामने आएगा ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, तो गणना के आधार पर, गणना के आधार पर नाउन का दो टाइप होता है, जिसमें से एक को तो आप क्या बोलते हो, जिसमें से आप एक को बोलते हैं काउंटेबल। ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग देयर आर टू मेन काइंड्स ऑफ नाउन, जिसमें से एक को आप क्या बोलते हो, काउंटेबल नाउन, और बाद वाले को आप क्या बोलते हो, अनकाउंटेबल नाउन। और ऐसा मुझे लगता है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के बारे में आप जानते हैं। काउंटेबल मीन्स व्हाट, काउंटेबल मीन्स द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, एंड इट्स जस्ट रिवर्स, इसका जस्ट उल्टा है, द नाउन विच कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। इज इट ओके। तो जो जिस किसी भी नाउन को हम गिन सकते हैं उसे कहेंगे काउंटेबल नाउन, और जो नहीं गिनाएगा उससे कायदे से क्या बोलोगे आप, अनकाउंटेबल नाउन। इस बात को तो आप मानते ही हैं। अब आपसे आगे बात करते हैं मेरे भाई। एक बात पता आपको होगा, जो अनकाउंटेबल नाउन होगा इसका मतलब क्या है, वो गिनने के लायक नहीं है। तो जिस किसी भी चीज़ को आप नहीं गिन सकते हैं तो क्या आपको पता चलेगा कि वह एक है या एक से अधिक है, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। जब चलेगा ही नहीं तो आप अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में।
The noun which can't be counted is called an uncountable noun, and before an uncountable noun you can't use a या n. ओके आप इसके पहले इस a या n का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए ये रहा आपका वाटर, आपने इसे क्या कहा वाटर, आपने यहाँ क्या लिखा पेट्रोल. अब आप मुझे बताओ क्या आप ऐसे बोलते हो क्या कि दिस इज ए वाटर, यह एक पानी है, दिस इज ए वाटर, दिस इज अ वाटर, ऐसा आप बोलते हैं क्या? बोलेंगे सर ये तो नॉनसेंस है, ये अपने आप में बदतमीजी है, हम ऐसे कहाँ बोलते हैं. आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोलते हो, इस बात को मानते हैं ना. मतलब ये समझ में आया कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए आप ए या एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे. लेकिन बात जब काउंटेबल की होगी, लेकिन बात जब किसकी होगी, काउंटेबल की होगी, तो आप कायदे से क्या करने वाले हैं, एक बात को सीखने वाले हैं. इसके बारे में पता है आपको कि काउंटेबल का मीनिंग क्या होता है. सो काउंटेबल का मतलब होता है दैट कैन बी काउंटेड, और जिस किसी भी नाउन को आप गिनेंगे तो वह नाउन या तो, और वह नाउन अगर गिनने के लायक है, जिस किसी भी नाउन को आप काउंट करेंगे, जिस किसी को भी आप गिनेंगे तो वह या तो, और सॉरी हम ये कहना चाहते हैं कि आप किस नाउन को काउंट करेंगे तो जो गिनने के लायक होगा, जो गिनाएगा, तो जो गिनाएगा वह या तो एक होगा या एक से अधिक होगा. अगर एक होगा तो हम उसको बोलते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और अगर एक से ज़्यादा होगा, इफ इट इज़ मोर देन वन, अगर ये चीज़ें एक से क्या होगी, ज़्यादा होगी, तब हम इसको बोलते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन. हालांकि एक से ज़्यादा के लिए हम इट का इस्तेमाल करते नहीं हैं. अगर होगा सिंगुलर तो तब इससे पहले आप ए या एन का यूज कर सकते हैं. आपको पता है ए या एन इस्तेमाल कब होगा, जब किसी वर्ड का स्टार्टिंग होगा कॉन्सोनेंट साउंड से तो ए आएगा, और वाउल साउंड से तो एन आएगा. आइए बात समझ में. और कोई भी नाउन अगर एक से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आप उससे पहले इस ए या इस एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. अब मेरा मानना है कि आज के क्लास में जो हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वट एवर आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस विद यू, जो कुछ भी हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, उसके लिए ये आपका जो कॉन्सेप्ट है इनफ है. नाउ वी कैन डू इट. अब हम लोग इसे कर सकते हैं. तो आइए मिलकर करते हैं प्रैक्टिस की हमारा कहानी क्या है और यहाँ पे क्या लिखा गया है और यहाँ पे हमको समझना क्या पड़ेगा. सो ठीक है, चलिए आपने यहाँ पे क्या लिखा, आपने लिखा या आप ऐसे भी बोल सकते हैं मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम ए टीचर. आप एक विद्यार्थी हैं, यू आर ए स्टूडेंट. यह पानी है, दिस इज़ वाटर या इट इज़ वाटर. आप दुकानदार है, यू आर अ शॉपकीपर. मेरी माँ एक शिक्षिका है, माई मदर इज़ अ टीचर. मेरी बहन एक नर्तकी है, माई सिस्टर इज़ अ डांसर. मेरे पिताजी किसान है, माई फादर इज़ अ फार्मर. मेरा भाई एक इंजीनियर है, माई ब्रदर इज़ एन इंजीनियर. आप लोग मेरे दोस्त हैं, यू आर माई फ्रेंड्स. मेरे दोस्त का भाई का नाम वो नहीं बनेगा, अभी आपसे आराम से काम करते हैं हम. फिर आपने क्या लिखा, सीता सुंदर है, सीता इज ब्यूटीफुल. मेरे भाई का नाम राम है, माई ब्रदर्स नेम इज राम. इस तरीके से आप इज एम आर का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं. या जब आपको किसी चीज़ का प्राकृतिक गुण दिखाना हो, जैसे आप बोलते हैं ना दूध उजला होता है, मिल्क इज़ वाइट. पानी रंगहीन होता है, वाटर इज़ कलरलेस. माँ दयालु होती है, मदर इज़ काइंड. बच्चे नटखट होता है, होता और होते में अंतर है. होता हो गया किसी खास के लिए और होते आ गया सबके लिए. सबके लिए आगे तो बोल सकते हैं आप क्या, चिल्ड्रेन आर नॉटी. उसी प्रकार से जब सभी माँ के बारे में बात करेंगे आप तो आप बोल सकते हैं क्या, मदर्स आर काइंड. किसी एक माँ के बारे में बात करेंगे आप तो अ मदर या द मदर इज काइंड. साधु दयालु होते हैं, सेंट्स आर काइंड. शिक्षक ईमानदार होते हैं, टीचर्स आर ऑनेस्ट. इसके बाद आप बोल सकते हैं किसान मेहनती होते हैं, फार्मर्स आर लेबोरियस. पानी रंगहीन होता है, वाटर इज कलरलेस. कोयला काला होता है, द कोल इज ब्लैक. इस तरीके से आप काम कर सकते हैं. इज एम आर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर फिर से बोलना होगा आपको, शहद मीठा लगता है, हनी इज स्वीट. या दही खट्टा लगता है तो कर्ड इज सावर या कर्ड इज
सॉरी दही खट्टा लगता है या दही खट्टा होता है। मध मतलब कि शहद जो है, शहद मीठा होता है या मीठा लगता है, दोनों के लिए सेम आएगा हनी स्वीट। आई बात समझ में? तो आपने यहाँ क्या कहा, मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम ए टीचर। वह मेरी बहन है, शी इज़ माई सिस्टर। वे लोग मेरे दोस्त हैं, दे आर माई फ्रेंड्स। मैं क्या बोले हैं, इतना हो जाएगा ना। चलिए इसके बाद क्या लिखा आपने, मैं घर पर हूँ, मैं अभी घर पर हूँ, आई एम एट माई होम। वह स्कूल में है, शी इज इन स्कूल। बंदर पेड़ पर है, तो मंकी इज ऑन द ट्री। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अब इसी का पास्ट फॉर्म हमारा क्या है, सॉरी ये हो गया, इसके पीछे क्या है, इसके बाद होगा ये, इसी का हमारा पास्ट फॉर्म है। आप आराम से काम कर सकते हैं। मैं एक शिक्षक था, तो आई एम ए टीचर। इसके बाद में क्या है, मैं कल यहाँ था, तो आई वॉज हेयर यस्टरडे। फिर आपने क्या लिखा, आप लोग वहाँ थे, यू वर देयर। फिर आपने क्या लिखा, वह मेरी दोस्त थी, तो शी वॉज माई फ्रेंड। इसके बाद क्या लिखा आपने, वो हम लोग घर पर थे, तो वी वर एट माई होम। फिर क्या लिखा आपने, वह एक अच्छा लड़का था, तो ही इज़ अ गुड बॉय। इसी तरीके से आप काम कहाँ करेंगे अब, फ्यूचर के लिए। लेकिन इसका एक कंडीशन है, जब तक आपको पर्सन का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप इसे नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस लेक्चर को लेकर हम कल आएंगे और कल बात करेंगे इसके बारे में हम। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।